हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, उसी के मकसद से हमने ये वीडियो बनाया है कि जो अंकित वाटी सर की जो स्पेशली सामान्य ज्ञान की जो बुक है, उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसको हम एक तरह से सीरीज चलाएंगे जिसमें हम 50 प्रश्नों को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमने दोस्तों पहली वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने 50 प्रश्न यानी कि 51 प्रश्नों को उसमें हमने कंप्लीट किया था। वो भी उसमें जो दोस्तों ब्रैकेट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं उन सभी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम हर वीडियो में 50 प्रश्न लाएंगे। तो इस ये दूसरी वीडियो हो तो हम इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस दूसरी वीडियो को, जिसमें प्रश्न नंबर 52 दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी थी। तो किस भाषा में दी थी महात्मा बुद्ध ने? तो ये दी थी पाली भाषा में। ठीक है, इसमें व्याख्या में हम देखेंगे, ये व्याख्या में दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। और ये किसकी राजधानी है? ये कौशल की राजधानी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो किसके लिए सबसे अधिक कठिन था? तो ये किसानों के लिए सबसे अधिक कठिन था। तो देखते हैं क्यों कठिन था। कि इनके जो पंच महाव्रत यानी कि जो अणुव्रत थे वो थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और इनके त्रिरत्न थे, कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये सभी क्या थे? जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 शील व्रतों का भी उल्लेख है। तो दोस्तों किसान इनके जो महाव्रत या फिर इनके त्रिरत्न थे इनका पालन ठीक से नहीं कर पाते थे, यानी उनके लिए बहुत ही कठिन होता था। तो पूछ लिया जाता है कि इनके 5 महाव्रत कौन से थे? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 54 है कि बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे, क्या थे? ब्राह्मण थे, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ये दोस्तों ये थे क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध जो थे वो शाक्यगढ़, किससे? शाक्यगढ़ से संबंधित एवं एक क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्यों के गढ़ राजा थे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए। तो किस वर्ष इन्होंने घर छोड़ दिया था? तो ये छोड़ दिया था 30 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ए। भगवान महावीर ने इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? ये है, जन्म इनका कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम, वैशाली जो है वहां पर। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम था जामाली। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी पावापुरी, जो कि राजगीर में है और ये भी कहाँ था? बिहार में। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की आयु में, और वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है, अपने बड़े भाई की आज्ञा से ये गए थे। इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? यानी ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। तो 30 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यानी कि 30 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग किया था। उसके 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, यानी कि 42 वर्ष की उम्र जब इनकी थी, तो उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहां पर हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे जाम्बिक ग्राम में। ठीक है, कौन से ग्राम में? जाम्बिक ग्राम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया क्यों है ये इसलिए है, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बोध गया में। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका निधन इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 57। निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो किसने की थी? ये की थी वत्सकार ने। किसने? वत्सकार ने।
हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वत्सकार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप ग्रहकूट नामक पर्वत पर हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 58। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? तो कितने दिनों के लिए किया जाता है? ये किया जाता है 10 दिनों के लिए। जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त था। कौन कौन से? एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर वे होते थे जो सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर वे होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 59। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा था? उत्तर पश्चिम में कंबलों और एक और था, कौन सा? दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या उत्तर भारत? तो ये सही आंसर है दक्षिण भारत अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसमें आगे देखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य थे। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला इसमें देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कंधार जो है वो भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या थी 14। कितनी थी? 14 थी। जब इसमें से कलसी शिलालेख ये कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। गिरनार शिलालेख ये कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में। एवं मस्की शिलालेख ये कहाँ है? रायचूर कर्नाटक में। ठीक है, ये सभी ये इसमें से 3 जो है वो भारत में है, जबकि कंधार ये भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है 61। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि थी 322 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 62। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ये आया था शुंग वंश। अगला प्रश्न है 63। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहद्रथ या फिर अशोक? तो ये था बिंदुसार। पहला जो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार था, उसके बाद आए थे अशोक। तो इसमें देखेंगे मौर्य साम्राज्य के शासन काल की अवधि कितनी थी? 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की अवधि क्या थी? 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार 298 से लेके 273 ईसा पूर्व। अशोक का कार्यकाल कितना था? 273 से लेके 232 ईसा पूर्व। इसमें एक नोट करके दिया गया है कि अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 3 से 4 साल युद्ध में ही बिता दिए थे, इसीलिए इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है 64। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल है या शामिल नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा शामिल नहीं है। ठीक है, पूजा का कोई भी इसमें कोई भी चीज शामिल नहीं है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है? स्वनियंत्रण था। ठीक है, अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 66। साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो कौन सा वंश था? तो ये था मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोस्तों वंश दिए गए हैं तथा उनके संस्थापक दिए गए हैं।
नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी महापद्म नंद ने। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। अगला प्रश्न है 67। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे और लिपि में लिखे गए थे, तो कौन सी भाषा थी? भाषा थी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, रुक्मिणदेही अभिलेख को छोड़कर। अशोक के केवल दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि खरोष्टी थी, बाकी की सभी क्या थी? ब्राह्मी। ठीक है। अगला प्रश्न है 68। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? अशोक ही प्रसिद्ध है। मौर्य सम्राट अशोक के बृहत शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। पूछ लिया जाता है कि कितने बृहत शिलालेख हैं, जबकि दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 है, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौन गुरु थे? ये थे कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम क्या था? चाणक्य भी इनको बोल देते हैं, विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं कौटिल्य को ही। अगला प्रश्न है 70। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे, तो जो अशोक थे वो किसके अनुयायी थे? तो ये थे बौद्ध धर्म के। किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अशोक का राज्याभिषेक वर्ष 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देवना प्रिय या फिर प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि देवताओं का प्रिय या फिर देवना प्रिय, प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? तो अशोक को ही कहा जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किस भिक्षु ने दी थी? ये दी थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 71। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब के नाम से जाना जाता है। तो यानी पाटलिपुत्र को किस नाम से अब जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पटना के नाम से। अगला प्रश्न है 72। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो किसने उठाया था? ये उठाया था अशोक ने। और क्या इसमें महत्वपूर्ण है वो देखेंगे। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। अशोक द्वारा भेजे गए प्रमुख धर्म प्रचारकों के नाम इधर दिए गए हैं और वो किस स्थान पर भेजे गए थे वो बताए गए हैं। तो ये था महाधर्म रक्षित, महाराष्ट्र में भेजे गए। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका में भेजे गए। महारक्षित भेजे गए यवन देश में। सोना एवं उत्तरा ये सुवर्ण भूमि पर, और मंजिस भेजे गए थे हिमालयवर्ती देशों में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कितने वर्षों के बाद? तो 8 वर्षों के बाद। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो पूछ लिया जाता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है 13वें नंबर के में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है 74। निम्नलिखित में से मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? अशोक को जाना जाता था। अभी पीछे हमने प्रश्न किया था देवनाप्रिय और प्रियदर्शी। देवनाप्रिय, प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक को। अगला प्रश्न है 75। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? अशोक के शासनकाल में। सांची का स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, वर्ष 1989 ईस्वी में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 74। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो ये किसने किया था? अशोक ने। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध में जब अशोक ने नरसंहार देखा था तो उस समय ये क्या हुआ था? विचलित हो गया था।
जिसकी वजह से इसने युद्ध की नीति त्याग दी थी। कौन सी नीति अपना ली थी? धम्म नीति। ठीक है। अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये कौन था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर, जिसने क्या किया था, इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जिससे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, एक क्या था, ये यूनानी शासक था, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है 79, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे पुष्यमित्र, ऑप्शन बी। शुंग वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और दोस्तों ये किस वंश के बाद आया था? ये मौर्य वंश के बाद आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है। कौन था? देवभूति। और शुंग वंश के शासनकाल की अवधि वर्ष क्या थी? 185 से लेके 75 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कौन था? सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान या फिर प्रतिष्ठान थी। इसमें से कोई भी आ जाए उसको हम सही मानेंगे। ठीक है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी प्राकृत। अगला प्रश्न है 81, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहन किस तरफ था? ये दक्षिण का, दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, मतलब क्या था? ये शक्तिशाली राजवंश था। तो सातवाहन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इसका संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक था सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, यानी कि इसने किस क्षेत्र पर शासन किया था? महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है 82, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? तो कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण से। कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक कौन कौन थे? ये थे बिम कणफिसिस, कुजुल कणफिसिस, वासिष्क, हुविस्क और वासुदेव। ये सभी थे कुषाण वंश के शासक। अगला प्रश्न देखेंगे 83 है, मौर्य के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तर मौर्य काल। क्या जाना जाता है? उत्तर मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो किसने किया था? ये किया था कुषाण। किस वंश ने किया था? कुषाण वंश ने। कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे कुजुल कणफिसिस। कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? ये था कनिष्क। मूर्ति कला की मथुरा तथा कांधार शैली का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग यानी चीन से रोम जाने वाले मार्ग पर नियंत्रण किया था। अगला प्रश्न है 85, मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। कौन थे? दास कर्मकार। ठीक है। यानी मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। अगला प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में इसने इसको स्थापित किया था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के और भी शासक कौन कौन है? ये है अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र एवं देवभूति। ये सभी कौन है? शुंग वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न है 87, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो कौन थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे और उन्होंने बुद्ध की जीवनी यानी महात्मा बुद्ध की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था बुद्ध चरित्र? तो ये थे अश्वघोष। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि द्वितीय अशोक किस शासक को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है कनिष्क को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर सॉरी दोस्तों, इसमें और भी है कि कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक और पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे।
अगला प्रश्न है 88 कि गांधार कला शैली यानी इसी को बोलते हैं स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? तो ये हुई थी कुषाण राजवंश के तहत। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के शासन काल में कला से संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी शैली थी? ये थी एक गांधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली। और किस वंश के दौरान ये विकसित हुई थी? तो कुषाण वंश के शासन के दौरान। और किस शासक के दौरान, यानी कि कौन सा उस समय शासक था? तो ये था कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन है? तो ये थी कुमार देवी, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संबंध का यानी कि चलवाया था, यही इसके प्रारंभ करता है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। अगला प्रश्न है 90, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसको हराकर? शकों को हराकर। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? विक्रमांक है, परम भागवत है, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां कौन कौन सी हैं? ये है महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र। और समुद्रगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी हैं? ये है कविराज, अप्रतिरथ और पराक्रमांक। महाराजाधिराज की उपाधि से प्रसिद्ध कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है 91, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो इसके द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटकों की रचना की थी। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। आगे इसमें देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? ये थे हरिशेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया है। अगला प्रश्न है 93, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। तो उस समय किसने रोक दिया था? तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक दिया था। तो चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। इसका उल्लेख मिलता है किसमें? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। किसमें? ऐहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था भारत का नेपोलियन? तो इसको कहा जाता समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसमें देखेंगे प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ। किसने बोला है? ये विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है 96, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। किस पर? किस नदी पर हुआ था? ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो ये थे बाणभट्ट। ठीक है। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये है हर्षचरित और कादंबरी। राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये है काव्य मीमांसा।
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत, ये भी किसकी है? आर्यभट्ट की रचना। अगला प्रश्न है 98। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण के जो शासक थे वो 12 को पराजित किया था। समुद्रगुप्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। कितनी नीतियां अपनाई थी? 3। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था यानी कि उसका पुत्र था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 99। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो किसकी ये की गई है? समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, स्तंभ लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का उल्लेख वर्णित है। अगला प्रश्न है 100। किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? तो किसने बिताया था समय? हेनसांग ने। वेन सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। तो इसमें देखेंगे चीनी यात्री वेन सांग, तो ये पूछ लिया जाता है वेन सांग कौन से यात्री थे, किस देश से संबंधित थे? तो ये थे चीन से। इन्होंने अपना ग्रंथ सीयूकी नाम से लिखा था, तो इनका ग्रंथ पूछ लिया जाता है सीयूकी किसका है? तो वेन सांग का है। और हर्षवर्धन के दरबार में वाणभट्ट एवं मयूर नामक प्रमुख विद्वान भी रहते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 100वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 50 प्रश्न इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को जरूर यानी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।